2 साल प्रिपेयर करने के बाद मेरा नहीं हो पाया। मुझे लगा समहाउ मेरी प्रिपरेशंस वर नॉट अप टू द मार्क। ने जो आरबीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, करेक्ट? यस सर, यस सर। आरआरबीजी एक अच्छा एग्जाम है, बट इट्स नॉट दैट टफ कि आप 5 to 6 मंथ्स में उसे क्रैक ना कर पाओ। मे बी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आज। तो आप सबसे पहले ना सीबीटी वन वाले कैंडिडेट्स के लिए बताइएगा, सीबीटी वन के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको तैयारी कैसे स्टार्ट करना चाहिए और वो मोटिवेटेड कैसे रहे इस चीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल CBT 1 जो है वो पूरा नॉन टेक्निकल बेस्ड पेपर है। तो आपके जो टॉप टू रिसोर्सेज रहे हैं, जैसे कि बुक्स, ऐप, या फिर वो यूट्यूब का कोई चैनल भी हो सकता है, और उसने आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प की? इंजीनियर्स अड्डा का ही पेड कोर्स में एनरोल किया था, तो क्लासेस, आई थिंक क्लासेस वर सफिशिएंट एनफ। हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज, हम लोगों की एक फेवरेट जॉब रेलवेज, और रेलवेज में भी कौन सी? आरआरबी जेई। सो आरआरबी जेई से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स रहते हैं कि सर हम लोग जो फ्रेशर्स हैं कैसे तैयारी करें, या फिर आरआरबी जेई में जब हम लोग सीबीटी वन क्रैक कर लेते हैं तो सीबी टू के लिए थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो वो नर्वसनेस कैसे दूर करें। तो ऐसे जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं ना, वो सभी क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ। और हमारे सामने प्रेजेंट है मृदुल सर, जो कि मृदुल ठाकुर जी, इन्होंने अभी एग्जामिनेशन क्रैक किया जो कि आरआरबी जेई है। सो आरआरबी जेई क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन मृदुल, एंड वेलकम हियर। जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एंड आई एम रियली हैप्पी मैं यहाँ आया, आपके साथ बात करने का मौका मिला है। तो मृदुल, मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि आरबीजी की भी तैयारी कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो और आप क्योंकि सिलेक्टेड हैं तो आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपकी लाइफ जर्नी क्या रही, कैसे आपने आरबीजी के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया। तो आप प्लीज़ अपने बैकग्राउंड के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताइएगा प्लीज़। जी सर, ओके सर। मैंने मेरी ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुई थी। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की है। एंड आई एम फ्रॉम कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। मेरा कॉलेज है राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो कांगड़ा में पड़ता है। सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 2022 मैंने फिर गेट की तैयारी करना शुरू किया। बट 2 साल प्रिपेयर करने के बाद मेरा नहीं हो पाया। मुझे लगा समहाउ मेरी प्रिपरेशंस वर नॉट अप टू द मार्क। सो लास्ट ईयर इन अगस्त आई केम टू नो अबाउट RRBJ। तो उसके बाद मैंने फिर उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओ, सो डेट मीन्स कि आपने जो आरबीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, करेक्ट? यस सर, यस सर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि ना बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, सो दे आर लाइक कि सर क्या मुझे यहाँ पे आरबीजी की तैयारी करने के लिए कुछ सालों का वक्त चाहिए, या फिर सर वो कुछ विद इन अ ईयर ऑल्सो आई कैन गेट सिलेक्टेड। तो आप उसके लिए फिर परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि यस, दैट मीन्स कि विद इन अ ईयर, यानी कि कुछ मंथ्स के अंदर भी अगर हम लोग डेडिकेटली तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन लिया जा सकता है, राइट मृदुल? यस यस सर, जी सर, बिल्कुल। आई थिंक RRBJ एक अच्छा एग्जाम है, बट इट्स नॉट दैट टफ कि आप 5 to 6 मंथ्स में उसे क्रैक ना कर पाओ। एंड आई थिंक मेरे लिए मेरा थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस भी है जो जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। क्योंकि मैंने गेट तो दिया ही था, बट साथ ही साथ मैंने 2 बार SSC जेई का उसमें भी अपीयर हुआ हूँ मैं। बट तो थोड़ा मुझे मतलब एक आइडिया तो था कि आजकल किस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड है चला है। मे बी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं आज। तो वो सब चीज़ें माइंड में लेके मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था कि हाँ, मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है। वो कंसीडर करके फिर मैंने स्टार्ट किया था। सो मृदुल, फिर ना मैं यहीं पर आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, एंड उन्हें ना बिल्कुल भी पता नहीं है कि आरएफजी का एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कैसा होता है। तो उन्हें ना, उन लोगों ने बस इतना जान लिया है कि आरएफजी से ऑब्वियसली वो रेलवेज को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ जूनियर इंजीनियर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब सीबीटी वन की तैयारी करते हैं, क्योंकि सीबीटी वाले पार्ट पे तो ऑब्वियसली सीबीटी वन तैयारी जब कर रहे हो, क्रैक हुआ है, तो उतना नॉलेज होता ही है कैंडिडेट को। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो सीबीटी वन की तैयारी कर रहा है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज आपसे अच्छा यहाँ पे कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने लास्ट ईयर ही तैयारी करना स्टार्ट किया एंड यू वर जी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो आप सबसे पहले ना सीबीटी वन वाले कैंडिडेट्स के लिए बताइएगा, सीबीटी वन के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको तैयारी कैसे स्टार्ट करना चाहिए और वो मोटिवेटेड कैसे रहे इस चीज़ के लिए। यस सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल CBT 1 जो है वो पूरा नॉन टेक्निकल बेस्ड पेपर है। उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे आपके नॉन टेक है। वो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस एंड देन जनरल अवेयरनेस। सो द आई थिंक
कि सबसे पहले तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए उनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ रीजनिंग और मैथ्स में तो यूजुअली सारे ही अच्छे होते हैं। बट आई थिंक जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस भी एक वो मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा तो नहीं था, बट ओके ओके था मेरे लिए। जो एक जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है वो आई वुड से साइंस साइंस ने मुझे काफी बैकअप दिया है। ओके, नाइस। तो सर, अब जैसे ना आपने, अगर साइंस के जैसे आपने पॉइंट रखा, तो मुझे साइंस में पूछना था कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन द प्रिपरेशन, बिकॉज आरआरबी में जैसे हम लोग जानते हैं सीबीटी वन में तो स्पेसिफिकली 30 मार्क्स दे ही रखा है। यस साथ सर। में अगर सीबी टू में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी स्पेशली साइंस वाले क्वेश्चन, ऑब्वियसली बायो नहीं आती सीबी टू में, वहाँ पे यस फिजिक्स और सर। केमिस्ट्री आती है जो कि स्पेशली वहाँ पे पूछी जा रही है। तो साइंस का स्पेशल क्या रोल रहता है? साथ में इसको ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को टफ भी मानते हैं। तो यस सर। आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि साइंस के लिए कैसे अप्रोच किया आपने, और साथ में जो ओवरऑल प्रिपरेशन है तो उसमें ये कितना हेल्पफुल रहा, जो आपकी जैसे जर्नी रही साइंस वाले पार्ट पे, वो कहीं ना कहीं आरबीजे में ऑब्वियसली काफी बेनिफिशियल रही होगी, तो वो कैसे बेनिफिशियल रही, प्लीज। यस सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी साइंस को एक टफ सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया है। और उसके पीछे मेरा एक पर्सनल बैकग्राउंड भी है, बिकॉज माय फादर इज अ साइंस टीचर। सो नाइस। मेरा, यस सर, सो साइंस मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहा है। बट दिक्कत ये थी कि स्कूल के बाद साइंस हम कहीं पीछे छोड़ आए थे, तो उसके बाद उसके साथ कांटेक्ट रहा नहीं। स्पेशली 10th के बाद बायो तो छूट ही गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगला क्वेश्चन मेरा वही था, तो आप इसको हाँ। इंक्लूड कीजिए, राइट। यस सर, यस सर। सो तो मतलब और साइंस और मैथ्स आपके हाई वेटेज सब्जेक्ट होते हैं, सीबीटी वन में भी और सीबीटी टू में भी 15-15 मार्क्स के आते हैं। सो आई थिंक अब वो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो इतना टफ कुछ भी नहीं है। आफ्टर ऑल हमने हम सब ने 10th तक तो वो पढ़ ही रखा होता है। सो यस, मतलब बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। अगर आप एक सिंसियरली तैयारी करते हो तो आप कर सकते हो। राइट। ओके। सो इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, जैसे स्टडी मेथड्स पे चलते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सीबीडी वन के लिए तैयारी के लिए आपने बेसिक आइडिया दे दिया। तो यस सर। आपके जो टॉप टू रिसोर्सेज रहे हैं, जैसे कि बुक्स, ऐप, या फिर वो यूट्यूब का कोई चैनल भी हो सकता है, और यस उसने आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प की, तो आप इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। जी। सर, सबसे पहले तो मैंने इंजीनियर्स अड्डा का ही पेड कोर्स में एनरोल किया था। तो क्लासेस, आई थिंक क्लासेस वर सफिशिएंट एनफ। अगर आप उन्हें अच्छे से लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। बट इसके अलावा मेरे पास एक एज ये भी था, क्योंकि मैंने गेट की तैयारी कर रखी थी। तो अगर मुझे लगता था कि मुझे किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में डीप में जाना है, तो मैं अपने उन नोट्स को भी रिवाइज कर लेता था। बाकी नॉन टेक पोर्शन के लिए भी मैं रेगुलरली जो करंट अफेयर्स है इंजीनियर्स अड्डा के वो फॉलो करता रहता। नाइस। तो ये बात रही हमारी मेन सीबीडी वन की। अब यस। आरआरबी में सीबीडी टू में आपका टेक्निकल के साथ नॉन टेक वाला पार्ट भी है, बट टेक्निकल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबी टू में। तो यस। सीबीटी वन क्रैक करने के बाद जो आपकी स्ट्रेटजी रही, वो क्या रही थी, जिससे हम लोग ना टेक्निकल वाले पार्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि सीबीटी वन क्रैक हो गया, अब मुझे क्या करना है, तो वो नर्वसनेस दूर करने के लिए क्या आपका सजेशन रहेगा, आपने क्या किया था वहाँ पे? सर, सबसे पहले तो मेरा जब सीबीटी वन मैं दे के आया था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा क्लियर होगा। मैं थोड़ा बाउंड्री बाउंड्री पे ही था। बट वो सम हाउ, बट मुझे लगा कि चाहे हो ना हो, बट मुझे प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर इन केस नहीं भी होता है तो आगे एसएससी है, आरआरबी की दोबारा वैकेंसीज आएंगी। तो फिर मैं मतलब तैयारी में जुट गया था। और हाँ, मैं थोड़ा सा मैंने अपने आप को फ्री माइंडेड रखा था कि रिजल्ट चाहे जैसा भी आता है, मुझे आ, अपने सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं और अच्छे से करने हैं। बस मैं वही माइंड सेट लेके चला था। तो दैट मीन्स यहाँ पर फिर हम टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में अगर मुझे पूछना पड़े कि जैसे एग्जामिनेशन के लिए आपने जो टाइम मैनेज किया, वो कैसे मैनेज किया था, बिकॉज दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ना डाउट रहते हैं कि सर मैं कितने घंटे पढ़ाई करूँ, या फिर कितने सर मुझे यहाँ पे एफर्ट्स लगाने चाहिए, और टेस्ट सीरीज में कब से देना शुरू कर दूँ, तो आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट प्लीज़ बताइएगा। यस सर। सर, सबसे पहले तो जब भी मतलब बात टाइम मैनेजमेंट की आती है, तो फर्स्ट थिंग आपको जो कंसीडर करनी है वो है कि आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है। अभी आपके पास बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, तो आप सभी को बहुत ज्यादा इन डिटेल पढ़ नहीं सकते हो। और ये चीज मुझे आप क्लास में भी बार बार कहते थे एक्चुअली कि हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने को है और हमें यहाँ पे नीट लेवल करेक्ट नहीं करना है, हमको आरआरबी जेई लायक पढ़ना है।
तो वो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। और एक बार आप क्लासेस लेक्चर्स ध्यान से देखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ। अगर आप एक सब सिलेबस कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट वो तो आपको साथ साथ में देते ही रहने हैं। राइट, तो डेट मीन्स का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस जब कंप्लीट करें तो टॉपिक वाइज चलिए, खिचड़ी नहीं पकानी है। तो यस। टॉपिक आपने खत्म किया, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए। जब मॉक पेपर्स की बात आती है तो जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, पूरा इन द सेंस 100% का वेट नहीं करना है, 70 से 80% के आसपास भी कंप्लीट हो गया तो यू कैन स्टार्ट गिविंग मॉक्स। सो मृदुल, आई गेस आप यही बताना चाह रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर। और जब फाइनल मोमेंट आता है, यानी एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है, चाहे वो CBT 1 हो CBT 2, तो यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो मैराथन्स होते हैं, तो वो जो मैराथन सेशंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके एग्जाम में? सर वो एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है। मतलब आप तैयारी तो अब हर कोई कर लेता है लास्ट टाइम तक, बट वो मैराथन सेशंस आर लाइक कि वो आपको एक उसके साथ कांटेक्ट में बनाए रखते हैं। आप अपनी स्टडी को मिस नहीं करते हो। प्लस वो एक रिवीजन होता है आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। और उसमें क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करते हो जो इम्पोर्टेंट है, तो ओवरऑल वो एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। राइट। सो अब यहाँ पर ना, जैसे अगर मैं CBT 1 वाले पार्ट पे हमने डिस्कस कर ही लिया, CBT 2 के लिए मुझे पूछना है, CBT 2 में आपका सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या था? व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जो आपने फेस किया? सर सबसे पहले तो मेरा यही था कि क्योंकि CBT 2 में टेक्निकल पोर्शन भी आता है, और मैंने आज तक जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स दिए हैं उनमें कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो मेरा एक सेल्फ डाउट ये था कि मैं इसमें भी अच्छा कैसा परफॉर्म कर पाऊँ। तो बट मैंने बस इतना क्लियर था कि इतनी मेहनत CBT 1 को क्लियर करने में कर ही ली है, तो थोड़ी सी और ही सही वो भी कर लेते हैं। एंड बस इसी के यही सोच के साथ मतलब मैंने तैयारी की थी। दैट मीन्स मोटिवेटेड रहना है। और यस सर, हाँ। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसे फिर साइड कर दो, कैसे भी करना है लेकिन वो साइड करने ही पड़ेंगे। जी सर, जी सर। राइट, तो अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ गाइडेंस। तो जो मेंटोरशिप है या फिर कोई आपको गाइड करते हैं, तो उनका क्या रोल रहता है अपने सिलेक्शन प्रोसेस में? जी सर, एक्चुअली गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ फ्रेशर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। और आपको मीन्स सिलेबस के पीछे भागने से बेटर होता है कि आपको जो आता है आप उसे और अच्छे से कवर करो। सो और अगर आप ये आपको एक अच्छा टीचर बता सकता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप ओके ओके भी कर सकते हो। सो हाँ, मुझे मतलब एक मुझे जो गाइडेंस मिली वो आप ही के थ्रू मिली थी। सभी टीचर्स जो है वो एक बता देते हैं कि आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। दैट्स इट। राइट। सो अगर मैं आपसे फाइनल एडवाइस चाहूँ कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी जस्ट फ्रेशर्स हैं, CBT 1 की तैयारी करें? मैंने अभी जैसे पूछा था, ये यस। क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ना यहाँ पर दे आर लाइक कि सर पता नहीं मेरा वो टाइम से एग्जामिनेशन क्रैक होगा भी कि नहीं, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था। तो ना यस। क्या होता है कि बच्चों को ना नर्वसनेस सी आती है, जैसे कि CBT 1 क्रैक कर लिया तो CBT 2 के लिए फिर नर्वसनेस आएगी। तो सबसे पहले आप फ्रेशर के लिए बता दीजिए कि वो जैसे उनके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं कि भाई मेरा क्रैक होगा भी कि नहीं, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक आंसर कि क्या एग्जैक्ट आंसर रहना चाहिए उनके लिए, जिनके भी दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है क्रैक होगा कि नहीं, उनके लिए। और दूसरा फिर मुझे यस। बताइएगा, CBT 1 क्रैक करने के बाद जब CBT 2 क्रैक आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में नर्वसनेस है उसको ओवरकम कैसे करना है? यस सर। सर फ्रेशर्स के लिए सबसे पहली एडवाइस तो यही रहेगी, वो जब मतलब इस माइंडसेट के साथ तैयारी करें कि उन्होंने सब्जेक्ट्स तो सारे पढ़ रखे होते हैं, बस आपको एक जो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स डालने हैं वो आपके नॉन टेक्निकल में डालने हैं। तो उसमें भी अगर मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, ये तीन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है। सो और प्लस आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, मेरा साइंस था। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं हुआ था। 30 क्वेश्चंस में से मैंने ओनली आई थिंक 20 to 22 अटेम्प्ट किए थे, उसमें भी कुछ रॉन्ग हो गए थे। वो मुझे साइंस अच्छा लगता था तो मुझे उसने सपोर्ट किया। सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस में कर सकते हो, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप उसको बेटर करने की कोशिश करो। बेटर इन द सेंस, अटेम्प्ट वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही है जो सारे करते हैं, बट आपको वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं जो मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं। तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है।
सो दैट्स ग्रेट। सो दिस इज़ फॉर CBT 1 कैंडिडेट। तो यहाँ पर ना इन यस शॉर्ट अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो मृदुल ने आपको यही सजेस्ट किया कि देखो आपको ना अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो सिलेबस है ना इट इज़ वेरी वास्ट। तो वहाँ पे जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग करके ना एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज वो आपका जो जैसे मान लीजिए 30 नंबर का जैसे साइंस का ही बताया, तो इनका साइंस वाला पोर्शन वाज स्ट्रॉन्ग, मैथ्स वाला पोर्शन वाज नॉट डेट स्ट्रॉन्ग, जबकि दोनों का वेटेज है सेम। तो इन्होंने क्या यस किया, इन्होंने फिर ना वहाँ पर इस तरीके से खेला कि लाओ साइंस वाला पार्ट तो मेरा स्ट्रॉन्ग ही है, इसको मैं और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ मैथ्स वाले पोर्शन को, ठीक है आई विल जस्ट कोप विद इट। और यहाँ से क्या होगा कि मेरा जो स्कोर है ना वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कोप यस अप किया, वो काम हो गया। अब दूसरा और जो फाइनल क्वेश्चन आपके लिए था वो यही था कि CBT 1 जैसे आपका क्रैक हो गया, तो CBT 2 में जाते जाते ना वो नर्वसनेस आती है, तो उस नर्वसनेस को ओवरकम कैसे करेंगे कैंडिडेट्स? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई बिलीव कि जो बच्चे नर्वस हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग वही बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। बिकॉज उन्होंने कुछ किया है तो उनको डर लगा रहता है कि मैं मेरा ये फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो एक आप उसे एक पॉजिटिव वे में लेके चलें कि यस, आपने अच्छी तैयारी की है तो अच्छा होगा। और लास्ट टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर रहता भी है और वो एग्जामिनेशन हॉल में भी फील होता है, क्योंकि आप घर बैठ के मॉक टेस्ट देते हो वो एक बात है, बट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वो पेपर देना वो इज समथिंग डिफरेंट। बट आई विल एट लास्ट आई विल से कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, सूनर और लेटर वो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। पॉइंट है, दैट्स इट। और बड़ा वैलिड पॉइंट भी है। सो यहाँ पर जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों की तरफ से आते हैं वो सारे क्वेश्चंस यही थे। सो मृदुल की हम लोगों ने जर्नी समझी। तो लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सो इट्स टोटली ओके विद इट। तो जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मृदुल से हमें सीखने को मिला वो ये था कि ना हम लोग सोचते हैं कि अरे वो तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा यस है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, और ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही। लेकिन हार्ड वर्क के साथ मृदुल जैसा गया, मृदुल ने अभी सजेस्ट भी किया, साइंस स्ट्रांग है तो और स्ट्रांग कर लो, मैथ्स वाला पार्ट इज वीक तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे वीक नहीं छोड़ देना है, उसे भी पढ़ना है। यस बट यस यहाँ पर आपको करना है कि स्मार्ट वर्क भी करना है। सो अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अच्छा, एक चीज़ जो कि हमारा क्वेश्चन रह गया विच इज़ नॉट इन यस दिस पार्ट, लेकिन फिर भी अभी पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि ना ये पूरी जर्नी में हम लोगों ने अभी मॉक टेस्ट का भी एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे आपने बोला यस था एग्जामिनेशन हॉल में ना वो प्रेशर फील होता ही है, एंड इट्स ह्यूमन नेचर। तो जो यस मॉक टेस्ट रहते हैं उसका क्या रोल रहता है एग्जामिनेशन में? तो क्योंकि मॉक टेस्ट वाला पार्ट वी हैव नॉट डिस्कस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस या। यस सर, प्रेपरेशन अपनी जगह है, लेकिन आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आप मतलब वो आपको तभी पता लगता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। क्योंकि थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना एक बात है, बट वो एक टाइम ड्यूरेशन में उसको आप किस तरह से एग्जीक्यूट करते हो वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही जान सकते हो। सो प्लस मॉक टेस्ट आपको ये बेनिफिट भी देता है कि आप कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अंडर प्रेशर में भी उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, आपको आपके स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पोर्शंस का पता लग जाता है। और प्लस टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, अगर आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे टाइम के अंदर पेपर अपना कैसे परफॉर्म करना है, तो वो आइडिया भी आपको एक मॉक टेस्ट दे देता है। राइट। सो थैंक यू मृदुल, आपने सारे क्वेश्चंस का इतना अच्छे से जवाब दिया। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे वो फ्रेशर्स हों या फिर CBT 1 क्रैक करने के बाद CBT 2 के लिए अगर वो रह भी गए हैं, तो वो यहाँ पर मोटिवेटेड होंगे और जान सकते हैं कि जर्नी में हम लोगों को क्या चीज़ सही तरीके से पकड़नी है और क्या चीज़ को छोड़ देना है। सो थैंक यू फॉर गाइडिंग ऑल दीज कैंडिडेट्स। और मैं जल्दी से विश करूँगा कि फटाफट से वो जॉइनिंग लेटर आए, और उसके बाद फिर वी वी नीड टू हैव दैट पार्टी ऑल्सो एज पर यस प्रॉमिस। यस थैंक यू सर। एंड सर, बिफोर वी कंक्लूड मैं लास्ट में कुछ कहना चाहता हूँ। श्योर प्लीज। यस सर, आई मीन मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मुझे उसकी बहुत खुशी है, बट मैं उसका क्रेडिट सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। एंड बिकॉज दे आर रियली वेरी सपोर्टिव, एंड दे बिलीव कि मैं और मेरी एक यंगर सिस्टर भी है, वो हमेशा से ये मानते थे कि हमारी एजुकेशन उनकी टॉप प्रायोरिटी है। सो राइट। ऑल देयर इन्वेस्टमेंट आर इन अस टू ओनली। सो उन्होंने हमें हमेशा फ्री रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है कि आप पढ़ो, बाकी सारा काम वो देख लेंगे, बस आप पढ़ लो और वेल सेटल्ड हो जाओ। सो थैंक्स टू देम ऑल्सो एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू मृदुल फॉर मेकिंग देम प्राउड। सो पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात क्या ही होगी, जहाँ पर उनका बच्चा है वो RRB क्रैक कर चुके हैं, 1 साल पहले ही तैयारी करना स्टार्ट किया, तो पहली अटेम्प्ट में उन्होंने क्रैक भी कर लिया है। सो यस सर। उनका जितने भी एफर्ट्स थे, जितने भी उन्होंने मेहनत की थी, वो इसी दिन को देखने के लिए की थी।
और जॉइनिंग यस लेटर सर। आते ही सबसे ज़्यादा जो खुश होंगे, आई गेस आपसे भी ज़्यादा वो आपके पेरेंट्स ही होंगे। सो यस सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दोज आंसर्स सो फ्लुएंटली एंड सो इन सच अ वंडरफुल मैनर। सो थैंक यू मृदुल, यस थैंक यू। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।